हेलो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन दिस कर्तव्य प्लेटफॉर्म। तो इंडियन इकोनॉमी फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने देख लिया कि वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है और भारत के प्राथमिक क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। भारत कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो भारत के कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी है। फिर हमने औद्योगिक क्षेत्र की बात की यानी सेकेंडरी सेक्टर में वहाँ कौन सी बेरोजगारी है, तो वहाँ पर औद्योगिक बेरोजगारी है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग तो है नहीं, इसलिए वहाँ पर औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है। फिर चक्रीय बेरोजगारी की हमने बात करी। फिर हमने कहा कि चूंकि भारत में आधारभूत संरचना कमजोर है, इसलिए भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो चक्रीय बेरोजगारी हो, तकनीकी बेरोजगारी हो, संरचनात्मक बेरोजगारी हो या घर्षणात्मक बेरोजगारी हो, इन सब बेरोजगारी को हम आधारभूत संरचना में निवेश करके, पूंजी को खर्च करके इन सब बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा कि भारत में बेरोजगारी का मापन कैसे कर होता है, वे कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो भारत में बेरोजगारी का मापन करती हैं। तो कुछ हम लोग प्राथमिक एजेंसी की बात करेंगे, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बात करेंगे, यानी श्रम ब्यूरो और रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से हम बेरोजगारी का मापन करते हैं। साथ साथ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसेज भी बेरोजगारी का मापन करता है। और फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। तो देखा जाए तो आर्थिक जनगणना कौन आयोजित करता है? आर्थिक जनगणना CSO आयोजित करता है, जिसमें कृषि और गैर कृषि दोनों ही उद्यमों के रोजगार संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी का डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी मापने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां उपयोग की जाती हैं। एक पद्धति होती है PLFS यानी पीरियाडिक लेबर फैमिली सर्वे, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्विस, है ना, यहाँ F फॉर फोर्स है, तो PLFS की बात करेंगे। साथ हम लोग जो सेंसस होता है, जो हर 10 साल पे जनगणना होती है, उसके द्वारा भी हम लोग बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करते हैं। फिर नागरिक समाज संगठन द्वारा भी आर्थिक जनगणना की जाती है, वो भी बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करता है। फिर NSSO का रोजगार आधारित जो आंकड़ा आता है, NSSO भी करता है। फिर एक रोजगार विनिमय डेटा नाम की एजेंसी है, जो बताती है कि वास्तव में किस तरीके से किसी भी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है अथवा घट रही है। फिर हम CMIE की बात करेंगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, है ना, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये भी भारत में बेरोजगारी को मापने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए इसको जानने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर भारत में बेरोजगारी को मापते समय चुनौतियां क्या क्या हैं, हम क्यों नहीं सही मापन कर पाते हैं। तो भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है भारत में रोजगारों का अनौपचारिक प्रकृति, यानी जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। फिर साथ साथ जो पार्ट टाइम जॉब करते, जैसे अल्पकालिक रोजगार हैं, किसी ने 2 घंटे का काम कर लिया, किसी ने 1 घंटे का काम कर लिया, किसी ने आधे घंटे का काम कर लिया। और फिर साथ साथ ये भी समस्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रचलित दरों पर काम नहीं करना चाहते, यानी ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या है। जो इच्छुक कामगार हैं वो अपने दरों को बढ़ा करके बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है तो बेरोजगारी के प्रभाव किन सेक्टर पे पड़ते हैं, क्या उससे हम मानव संसाधन का कुशल प्रयोग कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बेरोजगारी रहेगी तो हमारे पास मानव संसाधन के रूप में जो पूंजी है उसका हम कुशलता से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मानव संसाधनों का हम पर्याप्त दोहन नहीं कर पाएंगे। फिर एक प्रभाव और बढ़ता है, बेरोजगारी होती है तो गरीबी बढ़ती है। भाई आपके पास पैसा रहेगा नहीं, आपके पास काम रहेगा नहीं, उत्पादन आप करेंगे नहीं, तो गरीबी बढ़ेगी। और साथ साथ बेरोजगारी को लोग एक सामाजिक मुद्दे के रूप में भी देखते हैं, एक सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं। अगर आपके गांव देहात में कोई लड़का बड़ा हो गया है, 18 साल 20 साल का हो गया और काम नहीं कर रहा है, तो उसको एक सोशल स्टिग्मा के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो जो बेरोजगार होगा फिर वो सामाजिक थोड़ा सा ताने बाने को समझ नहीं पाएगा, जुआ खेलेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, अनैतिक व्यवहार करेगा, जैसी सामाजिक समस्याएं भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। और फिर साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बेरोजगारी का प्रभाव कहीं ना कहीं जो नियुक्ति में है वहाँ भी देखने को मिलता है। नहीं,
भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो जो औद्योगिक नियोक्ता हैं, है ना, यानी जो उद्योग में कामगार हैं, जो उनके ओनर्स, उनके बीच कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट की स्थिति बनी रहती है। फिर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है, ऐसे में श्रम का शोषण होता है, क्योंकि आप फिर लगातार धमकी देते हैं कि भाई ढंग से काम नहीं करोगे तो हम आपको निकाल कर किसी और को हायर कर लेंगे। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का भी माहौल बनता है, यानी बेरोजगारी से राजनीतिक अस्थिरता बनती है। तो क्या सरकार ने काम नहीं किया है? नहीं, सरकार ने काम किया है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और सरकार ये चाहती है कि बेरोजगारी को हम कम करें। जैसे एक चलाई है योजना एनसीएस, नेशनल कैरियर सर्विसेज, ठीक है। नेशनल कैरियर सर्विसेज में वो क्या करती है, लोगों को रोजगार के सुविधा या रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराती है, ठीक। जैसे मान लीजिए एनसीएस पोर्टल बना दिया। एनसीएस पोर्टल पे आप कहीं ना कहीं तमाम कैरियर केंद्रों और रोजगार एक्सचेंजों के माध्यम से आपको नौकरी मिल रही है। अब तो देखिए पूरे पूरे इंडिया में आपने देख रहे होंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अब डायरेक्ट हायरिंग नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सर्विसेज ले रहे हैं ना, कि उन्होंने एक पार्टी बना दी है, उन्होंने अपनी कंपनी अलग बना दी है, वो हायरिंग करवा रही है। मनरेगा, मनरेगा बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसे वीजी रामजी बाद में कह दिया गया, अब नाम बदल दिया गया है, उससे भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम, इससे भी लोगों को रोजगार मिलने में आसानी हुई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से भी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों से ही लोगों को रोजगार मिलने में आसानी हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए गए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाए गए हैं और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना NANPS जैसे प्रोग्राम भी तेजी से भारत में रोजगार देने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और फ्यूचर स्किल्स प्राइम, यानी भविष्य का कौशल हम कैसे बनाएंगे, इसको भी लेकर के काफ़ी बातें हो रही हैं। तो इस तरीके सरकार योजनाएं चला रही हैं। तो जब आप मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग करेंगे, जब आप आईएएस मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, तो आपको ऐसे लिखना होता है। आपको बेरोजगारी तो बता दिया आपने, उसके रीजन से बता दिए, उसके सेक्टर्स बता दिए, लेकिन हम बेरोजगारी के प्रभाव को बताइए। फिर बताइए कि बेरोजगारी के लिए सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं। कभी कभी सीधा सवाल आ जाता है कि भारत सरकार के द्वारा बेरोजगारी को कम करने के उपाय क्या हैं और भारत सरकार ने वे कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, या भारत सरकार की वे महत्वाकांक्षी योजनाएं कौन कौन सी हैं जिससे भारत सरकार क्या कम कर पा रही है, बेरोजगारी की दर को कम कर पा रही है। तो फिर आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, व्हाट इज वे फॉरवर्ड। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या हमारे देश के भीतर स्किल डेवलपमेंट हो पा रहा है नहीं, कौशल विकास हो पा रहा है नहीं, या ग्रामीण रोजगार में हम विविधता ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, क्या निजी क्षेत्र की भागीदारी को हम प्रोत्साहित कर पा रहे हैं नहीं, या हम क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर हैं या नहीं, क्या हम गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग 3 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक तो ये देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी को मापने के तरीके क्या क्या हैं, फिर हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी एजेंसियां जो भारत में बेरोजगारी मापन कार्य करती हैं, फिर देखेंगे भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी योजनाएं क्या हैं और फिर उसके प्रभाव क्या है ना। 3 टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, भारत में बेरोजगारी का मापन। जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वे सभी पेन और कॉपी लेकर के बैठें, बातों को नोट करें और समझें। बगैर लिखे हुए आप यूपीएससी पास नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत में बेरोजगारी का मापन। भारत में बेरोजगारी का मापन, ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी का मापन करने के लिए जो प्राथमिक एजेंसीज हैं, प्राइमरी एजेंसीज, एजेंसियां
इनको नाम याद रखिए। पहला तो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, याद कर लीजिएगा। पहला कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। फिर दूसरा नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। जो तीसरी एजेंसी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके। नोट कर लीजिए। इसके अलावा और कौन कौन सी पद्धतियां हैं? तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है। मापन की अन्य पद्धतियां। मापन की अन्य पद्धतियां। नोट कर लीजिए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, PLFS। PLFS। पीरियोडिक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, PLFS। जनगणना डेटा हर साल, सेंसस डेटा। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो क्या बोलते हैं? जनगणना डेटा। एक तो हो गया जनगणना डेटा, दूसरा हो गया आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तीसरा नोट कर लीजिए, नागरिक समाज संगठन द्वारा आर्थिक जनगणना। आर्थिक जनगणना। फिर NSSO की रोजगार या बेरोजगार संबंधित आंकड़े NSSO भी करता है, पहले बता चुके हैं।
रोजगार संबंधित आंकड़े। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये भी एजेंसीज हैं। MCMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी भी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये भी बेरोजगारी के डेटा हमें उपलब्ध कराता है। बेरोजगारी का मापन करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। तो PLFS के जरिए क्या होता है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कैसे मेजरमेंट करता है? तो 2017-18 से ये लगातार कर रहा है ना। PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कैसे करता है ये? हेडिंग लगाइए PLFS। PLFS आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कैसे मापन करता है? एक तो सामान्य स्थिति पर, है ना, दूसरा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति पर, तीसरा श्रमिक जनसंख्या अनुपात पर, चौथा श्रम बल सहभागिता दर के आधार पर। तो नोट कर लीजिए, एक सामान्य स्थिति पर करता है, सामान्य स्थिति पर। ठीक है, फिर दूसरा साप्ताहिक स्थिति पर या चालू साप्ताहिक स्थिति पर, चालू साप्ताहिक चालू साप्ताहिक स्थिति पर। फिर श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रमिक जनसंख्या अनुपात के आधार पर। फिर श्रम बल सहभागिता दर पर। श्रम बल सहभागिता दर पर करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि दीर्घकालीन रोजगार रुझान कैसे हैं। तो जब हम दीर्घकालीन रोजगार रुझान देखते हैं तो उसके लिए हम सामान्य स्थिति पर जाते हैं। दीर्घकालीन रोजगार रुझान। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब चालू साप्ताहिक की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या हम अल्पकालिक रोजगार पर डेटा हमारे पास है ना। तो 7 दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर की स्थिति और फिर अल्पकालिक, अल्पकालिक श्रमिक जनसंख्या अनुपात पता चल जाता है कि वर्तमान में कितने लोग कार्यरत हैं। तो ये वर्तमान कार्यरत बताता है, वर्तमान कार्यरत। और जब हम श्रम बल सहभागिता दर की बात करते हैं तो एक कामकाजी उम्र की बात करता है और ये भी बताता है कितने लोग एक्टिवली रोजगार की तलाश में हैं। ये सब पीटी पूछा जाता है।
कामकाजी उम्र के बारे में, और सक्रिय रोजगार की तलाश। तो कितने लोग सक्रिय हैं रोजगार पाने के लिए, नोट कर लीजिए सभी लोग। तो इस तरीके से हम पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे पर सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी का मापन, चालू साप्ताहिक स्थिति पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात पर, और श्रम बल सहभागिता पर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी मापन में चुनौतियां क्या हैं, कैसे हम बेरोजगारी का मापन कर पाएंगे। तो हेडिंग लगाइए, भारत में बेरोजगारी मापन की चुनौतियां। भारत में बेरोजगारी मापन की चुनौतियां। भारत में बेरोजगारी मापन की चुनौतियां। ठीक है, भारत बेरोजगारी मापन की चुनौतियां। तो सबसे पहले तो यही है, रोजगार की अनौपचारिक प्रकृति, यानी जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो बहुत बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र है ना। तो कोई रेहड़ी पे काम कर रहा है, कोई फुटपाथ पे काम कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत समस्याग्रस्त है। फिर दूसरा क्या है, अल्पकालिक रोजगार बहुत हैं। अल्पकालिक रोजगार है, अल्पकालिक रोजगार है। ठीक है, फिर इच्छुक कामगारों का बहिष्कार है, यानी ऐच्छिक बेरोजगारी बहुत है। ऐच्छिक बेरोजगारी बहुत है। गरीबी के कारण भी बेरोजगारी है, तो गरीबी भी बहुत है। याद कर लीजिए दिमाग में, गरीबी से बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी से फिर गरीबी विकराल हो जाती है, लेकिन गरीबी पहले है। फिर आर्थिक व्यवधान भी बहुत ज़्यादा है, लॉकडाउन आ गया, सुनामी आ गई, है ना। तो ये सब आर्थिक व्यवधान है। इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है, तो हेडिंग लगाइए, भारत में बेरोजगारी के प्रभाव क्या है। ये सब पॉइंट्स आपको दे रहे ताकि आप जब आईएएस के मेंस में जाइए लिखिए तो इस पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, हेडिंग लगाइए, बेरोजगारी के प्रभाव। भारत में बेरोजगारी के प्रभाव। क्या प्रभाव है, भारत में बेरोजगारी के क्या प्रभाव हैं। तो नो डाउट इकोनॉमी तो इम्पैक्ट होती है ना। सोसाइटी भी इम्पैक्ट होती है, पर्सन भी इम्पैक्ट होते हैं, सोशल अनरेस्ट की स्थिति आ जाती है, हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छा प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, हर्डल्ड होता है, हमारे नेशनल डेवलपमेंट में बाधाएं आती हैं। ठीक है, तो मानव संसाधन का हम अपर्याप्त उपयोग कर रहे हैं, अपर्याप्त, इनएडिक्वेट। ठीक है, तो जब बेरोजगारी के प्रभाव की बात करेंगे तो ये वैयक्तिक भी है, वैयक्तिक पर्सनल है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, और राजनैतिक भी है। बेरोजगारी की वजह से लोग आतंकवादी बन जाते हैं, भ्रष्टाचार में कूद जाते हैं, अनैतिक कार्य करने लगते हैं, है ना। तो बहुत सारे रीजन हैं। गरीबी बेरोजगारी से बढ़ने लगती है, विकराल हो जाती है। भ्रष्टाचार, जुआ, है ना, तमाशा, तो आप लिख सकते हैं
अलग अलग तरीके से, श्रम का शोषण भी लगता है। तो सरकार कर क्या रही है? क्या भारत में बेरोजगारी के लिए सरकारी कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं? आप बताइए। यस, राष्ट्रीय कैरियर सेवा है, महात्मा गांधी योजना है, मनरेगा योजना है, लाइवलीहुड मिशंस हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कई तरीके चलाए जा रहे हैं जहां पर बेरोजगारी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा, भारत में बेरोजगारी को दूर करने की सरकारी पहलें। अब इसमें वैयक्तिक में, जैसे आप पूछ रहे हैं सर वैयक्तिक में क्या लिखें, तो वैयक्तिक में लिखिए ना कि मानव संसाधन का अपर्याप्त उपयोग हो पा रहा है। मानव संसाधन का अपर्याप्त उपयोग, ठीक है। सामाजिक कलंक है, बेरोजगारी क्या है? सामाजिक कलंक है। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेईमानी बढ़ेगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जुआ जैसा लोग व्यवहार करेंगे, जुआ खेलेंगे, अनैतिक व्यवहार शुरू हो जाएगा, अनैतिक व्यवहार शुरू हो जाएगा। आर्थिक रूप से हम कमजोर होंगे, हमारी खर्च करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, खर्च क्षमता घटेगी, औद्योगिक विवाद होगा, बच्चे आंदोलन करेंगे तो राजनीतिक अस्थिरता आएगी, राजनीतिक अस्थिरता आएगी, ठीक है। हेडिंग लगाइए, भारत में बेरोजगारी सरकारी पहले। भारत में बेरोजगारी सरकारी पहले। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं? सरकार कैसे काम करती है, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं? तो एनसीएस, नेशनल कैरियर सर्विसेज सरकार ने चलाई है। वीजी राम जी, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, है ना, विकसित भारत रूरल के लिए मिशन वीजी राम जी, ठीक। फिर लाइवलीहुड मिशन, आजीविका, NRLM, NULM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAYNULM, DAYNULM, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, प्राइम मिनिस्टर स्किल्स प्रोग्राम, ये चलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। फ्यूचर स्किल्स प्राइम, ये भी चल रहा है, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, फ्यूचर स्किल्स प्राइम। ये सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं जिससे सरकार देश के भीतर रोजगार के स्तर को बढ़ा करके और बेरोजगारी को समाप्त करना चाहती है। यानी सरकार क्या चाह रही है? सरकार कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहती है, सरकार ग्रामीण रोजगार में विविधता बनाए, ये आगे का रास्ता है। सरकार को और क्या करना चाहिए? सरकार कौशल विकास को बढ़ावा दे, सरकार ग्रामीण रोजगार में डाइवर्सिटी लेकर के आए, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करे, गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन को आगे बढ़ाए, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग इस बेरोजगारी के अध्याय को समाप्त करते हैं। अगला जो चैप्टर होगा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? गरीबी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।